हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार यादव आप लोगों को अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में आज बताने जा रहा हूँ। यह सब्जेक्ट सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। ठीक है, आज हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो आपका इंट्रोडक्शन है, परिचय है कि मैकेनिक्स होती क्या है और इसमें हमको क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि सभी जानते हैं इस समय कोरोना का सेकंड फेज चल रहा है जो कि बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है और स्थिति बहुत ही दयनीय हो चुकी है। ठीक है, इसी के चलते सभी स्कूल कॉलेजेस या कहिए ऐसे संस्थाएं जहां पे सामूहिक चीज़ें होती हैं उनको बंद किया गया है गवर्नमेंट के निर्देश के अनुसार। इसी के चलते आपकी क्लासेस अभी सस्पेंड हैं। तो जब तक क्लासेस सस्पेंड रहेंगी आप लोगों को ऑनलाइन माध्यम से वीडियो लेक्चर्स आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग भेजे जाएंगे। आप लोग उससे पढ़ाई करते रहिए। अगर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आगे आने वाले दिनों में जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें हम लोग उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन अभी जो सुविधाएं आपको दी जा रही हैं, जो वीडियो लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उससे आप लोग पढ़ते रहिए, अपने नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, क्योंकि कॉलेज क्लासेस चलेंगी, कब चलेंगी अभी क्लियर नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम आपका होगा ये क्लियर है। एग्ज़ाम तो होना ही है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में बैठने के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। जो हमारा सब्जेक्ट क्या है, अप्लाइड मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो हमारा ये सब्जेक्ट है अप्लाइड मैकेनिक्स, दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है अप्लाइड, जो अप्लाइड वर्ड लिया गया है एप्लीकेशन से। ठीक है, जिसका मतलब हम लोग जानते हैं एप्लीकेशन का मतलब होता है यूज़ करना, या फिर इसका एक हिंदी में बोले तो अनुप्रयोग, किसी चीज़ का प्रयोग करना, उसका यूज करना। ठीक है, तो इसके साथ में दूसरा वर्ड क्या लगा हुआ है, मैकेनिक्स। अप्लाइड के साथ में जो दूसरा वर्ड लगा हुआ है ये है मैकेनिक्स, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं यांत्रिकी। तो इसका मतलब क्या है, एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स। अगर अप्लाइड मैकेनिक्स को हम लोग समझना चाहें, मतलब डिटेल उसको एक तरह से कहें तो हम कह सकते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स, जिसे हम कह सकते हैं अप्लाइड मैकेनिक्स। तो एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स का मतलब ये जो मैकेनिक्स है, यांत्रिकी है, इसका यूज करना। ठीक है, तो अब यांत्रिकी का यूज करना तो हम कैसे यूज करेंगे, तो भाई किसी चीज़ को यूज करने से पहले उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये चीज़ है क्या। तो चलिए हम बात करते हैं कि जो ये हमारा यांत्रिकी है, जो मैकेनिक्स है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैकेनिक्स क्या होती है। तो पहले एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं आपको कि मान लीजिए एक ये सतह है, एक सतह है, सरफेस है, जिसके ऊपर एक वस्तु रखी गई है। ये एक वस्तु रखी हुई है। ठीक है, अब अगर इस वस्तु पे हम फोर्स लगाएं, फोर्स क्या होता है, किसी चीज़ को ढकेलना या किसी चीज़ को खींचना, यही आपका फोर्स है। ठीक है, जिसके बारे में इसके बारे में हम फोर्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी बस इतना समझिए कि किसी चीज़ को खींचना या किसी चीज़ को ढकेलना एक तरह से फोर्स होता है। ठीक है, बल होता है। ठीक है, तो अब जब हम इस पर बल लगाएंगे और देखिए ये वस्तु इस सतह पर रखी हुई है। ठीक, जब बल लगा के हमने इसको ढकेला तो ये इस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। ये बल इस वस्तु को ढकेल के हो सकता है आगे की तरफ यहाँ ले आए, या हो सकता है और आगे लेके इसको इधर चला जाए। ठीक है, मतलब कि ये बल इस वस्तु को क्या कर देगा, ढकेल देगा और इसकी स्थिति में परिवर्तन कर देगा। अभी वस्तु यहाँ थी और
जब बल लगा के हमने उसको ढकेला तो वो थोड़ा सा आगे खिसक गई, आगे चली गई। ठीक है, मतलब क्या हुआ, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, लेकिन अगर दूसरी कंडीशन देखें, अभी यहाँ पे वस्तु आगे जाने के लिए स्वतंत्र थी, लेकिन अगर हम यहाँ पे भी कोई एक ऐसा सपोर्ट लगा दें या कोई दीवार जैसी सतह खड़ी कर दें जिससे ये वस्तु आगे जाने के लिए स्वतंत्र ना हो, आगे गति करने के लिए स्वतंत्र ना हो, तब क्या होगा, तब जब हम इस बल को लगा के इस वस्तु को धकेलने का प्रयास करेंगे तो ये वस्तु उधर तो जा नहीं सकती है, तो क्या करेगा, ये बल इस वस्तु को दबाकर इसके आकार को परिवर्तित करने का प्रयास करेगा, मतलब इसके आकार को ही बदलने का प्रयास करेगा। ठीक है, क्योंकि वस्तु तो अब आगे जा नहीं सकती, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, लेकिन जब फोर्स लग रहा है वो उस पर क्या करेगा, जब स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पा रहा है तो उसके आकार में परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि जब हम किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो ये फोर्स जो है, ये जो बल है, उस वस्तु पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालता है। किस तरह का प्रभाव डालता है, या तो उसकी स्थिति में परिवर्तन करेगा या तो उसके आकार में परिवर्तन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि ये जो बल है ये उस वस्तु पर प्रभाव डाल रहा है। तो यही जो है कि जो बल लग रहा है वो कितनी मात्रा में लग रहा है और किस प्रकार का बल लग रहा है, और इस बल के कारण इस वस्तु पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इन्हीं चीज़ों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है। कि भाई जो बल लगाया गया वो किस प्रकार का बल था, दबाव बल था, धकेलने वाला बल था कि खींचने वाला बल था, कितनी मात्रा में लगाया गया, 100 न्यूटन का था, 10 न्यूटन का था, 50 न्यूटन का था, और इसके कारण उस पर क्या प्रभाव हुआ, वस्तु की स्थिति बदल गई कि वस्तु का आकार बदल गया, उस बल ने वस्तु पर क्या प्रभाव डाला, यही अध्ययन आपका क्या कहलाता है, मैकेनिक्स कहलाता है, इसी चीज़ का अध्ययन करना। ठीक है, तो ये अध्ययन अब करेंगे कैसे, हमको हम ये बल है और ये क्या प्रभाव डाल रहा है, इसका अध्ययन करना है, तो वो कैसे किया जाएगा। तो देखिए, इस मैकेनिक्स में बल से संबंधित बहुत से सारे नियम बनाए गए हैं, बहुत से सारे सिद्धांत हैं, नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं। इन नियम और सिद्धांत की सहायता से हम इस अध्ययन को करते हैं। ठीक है, रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ फोर्स से रिलेटेड। ठीक है, कि किस तरह का फोर्स लगेगा तो कौन सा नियम लगेगा, उस हिसाब से वो नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसका अध्ययन करेंगे, और वो नियम और सिद्धांत हम आगे के आने वाले चैप्टर्स में एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया कि मैकेनिक्स क्या होती है। तो अगर हम मैकेनिक्स की परिभाषा लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, अगर यांत्रिकी की हम परिभाषा लिखना चाहें तो ये होगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी कहलाता है। यांत्रिकी कहलाता है। ठीक है, तो ये आपकी यांत्रिकी की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब देखिए, इस यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है। किस आधार पे बांटा गया है, वस्तु की स्थिति के आधार पे। मतलब कि देखिए, हमारी दैनिक जीवन में अगर हम देखें तो वस्तुएं दो तरीके की हो सकती हैं, एक तो स्थिर हो सकती है
और या फिर गतिशील अवस्था में हो सकती है, मतलब एक वस्तु स्थिर रखी हुई है कहीं पर और या फिर वो गति कर रही है। दो कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। तो उसी आधार पे यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो पहला है स्टैटिक्स, जिसे हम लोग बोलते हैं स्थिति विज्ञान या स्थैतिकी, ठीक है। दूसरा है डायनामिक्स, जिसे बोलते हैं गति विज्ञान या गतिकी। तो ये दो भागों में बांटा गया है, स्थिति विज्ञान स्थैतिकी या गति विज्ञान गतिकी, दोनों नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो जब हम स्टैटिक की बात करते हैं, स्थिति विज्ञान की बात करते हैं, तो यहाँ नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्थैतिक की बात हो रही है, स्थिर अवस्था की बात हो रही है। अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन अगर किया जा रहा है तो वो स्थिति विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उस पर बल कौन कौन से लग रहे होंगे। तो देखिए, मान लेते हैं ये वस्तु है और ये एक सतह पर रखी हुई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे देखिए आपका ये वस्तु का भार होगा नीचे की तरफ, जिस सतह पर रखी हुई है यह सतह भी वस्तु पर प्रतिक्रिया लगाएगी, ठीक है। कैसे लगाएगी ये सारे आगे के हम लोग जब हम प्रतिक्रिया पढ़ेंगे, रिएक्शंस पढ़ेंगे, तब हम बात करेंगे। अभी आप समझिए कि जब हम किसी सतह पर वस्तु को रखते हैं तो वस्तु उस सतह को दबाने का प्रयास करती है, तो वह सतह भी उस वस्तु को ऊपर की तरफ मतलब अपोजिट रिएक्शन प्रोड्यूस करती है, जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है, क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम, कि जब हम एक्शन, जो थर्ड नियम है वो क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। तो वही नियम यहाँ लगता है कि जब ये वस्तु इस सतह को नीचे दबाने का प्रयास करती है तो ये सतह भी उतना ही बल ऊपर की तरफ लगाती है वस्तु पर, ठीक है। तो ये हो गया रिएक्शन, आर से हम लोग इसको लिखते हैं। और ये जो सतह संपर्क में है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ आपका फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। स्थिर अवस्था है तब भी कुछ ना कुछ फ्रिक्शन लगता है, अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो वस्तु स्लाइड कर जाएगी, अपने आप स्लाइड कर जाएगी, वो उस जगह पे नहीं रुकेगी, ठीक है। तो यहाँ पे इस दोनों सतह की जो जहाँ पे संपर्क हो रहा है वहाँ पे कुछ ना कुछ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख लें स्थिर अवस्था में ये बल लग रहे होते हैं और ये बल इस वस्तु पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इसका अध्ययन आपका क्या कहलाएगा, स्थिति विज्ञान कहलाएगा, ठीक है। तो अगर स्थिति विज्ञान की डेफिनेशन की हम बात करें तो क्या लिखेंगे कि यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत, यहाँ पे जो विज्ञान लिखा है यहाँ पे यांत्रिकी आ जाएगा, यांत्रिकी की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर अवस्था में किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है तो वो स्थिति विज्ञान कहलाता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगला बात करते हैं हम डायनामिक्स, गति विज्ञान। अब गति विज्ञान में हमने बताया आपको कि जब वस्तु गतिशील अवस्था में होगी, ठीक है, वस्तु क्या होगी, गतिशील अवस्था में होगी। तो यहाँ पे ये स्थिर अवस्था में थी, अब इसको गतिशील अवस्था में लाना है तो जाहिर सी बात है कि कोई भी वस्तु अपने आप गतिशील अवस्था में नहीं आती है, उसको गतिशील अवस्था में लाने के लिए उस पर कुछ ना कुछ बाहर से फोर्स लगाना पड़ता है। तो हम मान लेते हैं कि इस पर हमने एक फोर्स लगाया F और इस फोर्स लगा के उसको हमने गतिशील कर दिया। तो जब ये वस्तु गतिशील अवस्था में आ गई तब अब इसका अध्ययन किस में किया जाएगा, डायनेमिक्स में किया जाएगा। फोर्सेस कौन कौन से लग रहे हैं आप देख रहे हैं, इसका वेट हो गया, समतल जिस समतल पर रखा है उसकी प्रतिक्रिया हो गई, जो बल इसको गतिशील अवस्था में ला रहा है ये हो गया। और जब वस्तु गतिशील अवस्था में आ जाती है तो इस पर कुछ और भी फोर्स लगते हैं, जैसे एयर रेजिस्टेंस हो गया,
हवा का दबाव हो गया। जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो हवा के जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी गति का क्या करते हैं, विरोध करते हैं, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, तो एयर का रेजिस्टेंस भी लगेगा उस पर। तो ये सारे जो बल लग रहे हैं वो ये वस्तु पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं, इसका अध्ययन किसके अंदर करेंगे हम लोग, गति विज्ञान के अंदर करेंगे, क्योंकि वस्तु अब गतिशील अवस्था में है। ठीक है, फिर हमने इसको यहाँ पे जो है गति विज्ञान को दो भागों में बांट दिया गया फिर से, जिसमें से एक हो गया काइनेमैटिक्स, जिसे हम बोलते हैं शुद्ध गतिक विज्ञान, और एक हो गया काइनेटिक्स, जिसे हम कहते हैं बल गतिक विज्ञान। बल गतिक विज्ञान। ठीक है, अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जाहिर सी बात है कि जब वस्तु आपकी गतिशील अवस्था में होगी तो उसका अध्ययन आपको किस में करना है, गति विज्ञान में करना है। लेकिन गति विज्ञान में भी दो कंडीशन लगा दी गई कि एक काइनेमैटिक्स है और एक काइनेटिक्स है। ठीक है, तो इसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस है, आप उसको समझ लीजिए क्या है। देखिए, अगर हम गतिशील अवस्था में वस्तुओं पर लगने वाले बलों का अध्ययन करते हैं, परंतु जो बल गति उत्पन्न कर रहा है इसको कंसीडर नहीं करते हैं, इस पर विचार नहीं किया जाता है। जो बल गति उत्पन्न कर रहा है इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इसके अलावा जो बल लग रहे हैं उन बलों का अध्ययन किया जाएगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, शुद्ध गतिक विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, और अगर हम काइनेटिक्स की बात करें, बल गतिक विज्ञान करें, तो इसमें समस्त बलों का अध्ययन किया जाता है, चाहे वो गतिशील अवस्था में लगने वाले बल हों और चाहे वो क्या कहते हैं, गति उत्पन्न करने वाला बल हो, सभी बलों का अध्ययन किया जाता है। वो क्या कहलाता है, बल गतिक विज्ञान कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशंस हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं कि अगर काइनेमैटिक्स की बात करें तो ये कहेंगे कि गति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील अवस्था में वस्तु पर लगने वाले बलों तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, परंतु गति उत्पन्न करने वाले बल पर विचार नहीं किया जाता है, शुद्ध गतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है, इसमें गतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी वस्तु पर लगने वाले बल तथा उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, साथ ही गति उत्पन्न करने वाले बल पर भी विचार किया जाता है, तो वो कौन क्या कहलाता है, बल गतिक विज्ञान कहलाता है। इतनी सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि मैकेनिक्स क्या होता है। मैकेनिक्स में हमने देखा कि किसी वस्तु पर अगर बल लग रहा है तो वह बल उस वस्तु पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। तो जो बल लग रहा है वो किस प्रकार का है, कितनी मात्रा में है और वस्तु पर क्या प्रभाव डाल रहा है, यही अध्ययन हमारा मैकेनिक्स कहलाता है, यांत्रिकी कहलाता है। अब ये जो अध्ययन करना है कैसे करेंगे, इसके लिए कुछ नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं, उसके आधार पे हम लोग इस अध्ययन को करते हैं। फिर आगे हमने देखा कि यांत्रिकी को दो भागों में बांट दिया गया है, एक है स्टैटिक्स और एक क्या है, डायनेमिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स में अगर वस्तु स्थिर अवस्था में है तब उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाएगा, और वस्तु अगर गतिशील अवस्था में है तो उस पर लगने वाले बलों का अध्ययन किया जाएगा। अब गतिशील अवस्था में दो कंडीशन हो गई, काइनेमैटिक्स का मतलब कि इसमें जो है गतिशील अवस्था में बलों का अध्ययन किया जाता है, परंतु जो बल गति उत्पन्न कर रहा होता है उस पर विचार नहीं करते हैं। और बल गतिक विज्ञान में जो बल गति उत्पन्न कर रहा है उस पर भी विचार किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी यांत्रिकी हो गई। अब यांत्रिकी के बाद हम सीधे आते हैं अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो देखिए यांत्रिकी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। अब जो हमारा सब्जेक्ट है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, मतलब कि अप्लाइड मैकेनिक्स, यांत्रिकी का अनुप्रयोग जिसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैकेनिक्स, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इसकी डेफिनेशन पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे कि यह क्या है। ठीक है,
तो यहाँ देखिए क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यांत्रिकी के नियमों एवं सिद्धांतों की सहायता से इंजीनियरिंग संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है, उसे अनुप्रयुक्त यांत्रिकी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की डेफिनेशन है। क्या है, इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत यांत्रिकी के नियमों एवं सिद्धांतों की सहायता से इंजीनियरिंग संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है। समाधान किया जाता है मतलब उसका हल निकाला जाता है। ठीक है, अब यहाँ बात आती है कि इंजीनियरिंग संबंधित समस्याएं क्या हैं। तो देखिए, इंजीनियरिंग संबंधित समस्याओं का मतलब है, जो ये वर्ड है आपका, इसका मतलब ये है कि जब भी हम किसी वस्तु का निर्माण करते हैं या कोई भी मशीन बनाते हैं तो वो किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई जाती है, मतलब कुछ कार्य करने के लिए बनाई जाती है। जिसे मान लेते हैं कि जो आपके क्लासरूम की डेस्क होती है, जो डेस्क होती है उस पे क्या होते हैं, स्टूडेंट्स बैठते हैं। ठीक है, तो अगर उस डेस्क का निर्माण करते समय इस बात पे ध्यान ना दिया जाए कि उस पर कितने बच्चे बैठेंगे, तो हम उसकी क्षमता का निर्धारण नहीं कर पाएंगे, और जब हम उसको यूज में लाएंगे तो वो क्या हो सकती है, जब उस पे बच्चे बैठेंगे तो वो टूट सकती है। ठीक है, टूट सकती है। क्यों टूटेगी? क्योंकि भाई जब स्टूडेंट उस बेंच पे बैठ रहा है तो एक तरह से उस पर भार लग रहा है, जो एक तरह का बल ही है। ठीक है, जो उस बेंच को क्या कर रहा है, डेस्क को क्या कर रहा है, दबाने का प्रयास कर रहा है, और वो डेस्क अगर उस वजन को सहन नहीं कर पाया तो वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं कि इंजीनियरिंग संबंधित समस्याओं का समाधान किया जाता है कि हम उसको बनाने से पहले ही हम उसको स्टडी कर लेते हैं कि उस पर कितना बल लगेगा और वो वस्तु उस बल को सहन करने में सक्षम होगी कि नहीं होगी। अगर आप उसकी स्टडी पहले नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आप उसका निर्माण कर दें, उसको बना दें, लेकिन जब आप उसको प्रयोग में लाएंगे तो वो असफल हो जाएगी, मतलब कि टूट जाएगी, वो हमारे काम की नहीं रहेगी। ठीक है, तो इसी चीज़ को यहाँ पे देखना है कि जो भी चीज़ का हम निर्माण करते हैं पहले उसकी स्टडी करते हैं कि उस पर क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, और उसको उसी की क्षमता के अनुसार बनाया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे इंजीनियरिंग संबंधित समस्याओं का मतलब यही है। ठीक, तो ये आपका डेफिनेशन हो जाती है। ये नियमों एवं सिद्धांत, कौन से नियम और सिद्धांत, यांत्रिकी के, जो यांत्रिकी में नियम और सिद्धांत बनाए गए हैं बलों से संबंधित, उन सिद्धांतों का प्रयोग करके हम इसका समाधान करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी अनुप्रयुक्त यांत्रिकी की परिभाषा हो गई। ठीक, अब हम अनुप्रयुक्त यांत्रिकी को अगर हम बांटें, वर्गीकरण करें, तो देखिए इसको कैसे बांट सकते हैं। अनुप्रयुक्त यांत्रिकी, अब इसका क्लासिफिकेशन करें
तो देखिए इसको दो भागों में बांटा गया है, ठोस यांत्रिकी और तरल यांत्रिकी। तरल यांत्रिकी मतलब फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये है मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं, ये भी विषय है आपका, ये भी आप अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये अनुप्रयुक्त यांत्रिकी को दो भागों में बांट दिया गया है, तरल यांत्रिकी और ठोस यांत्रिकी में। इसमें तरल में क्या होगा, यहाँ पे हम द्रव और गैस का अध्ययन करते हैं। देखिए हमारे जो भी पदार्थ हैं या जो भी वस्तुएं हैं तीन फॉर्म में होती हैं, ठोस, द्रव या गैस। या तो ठोस होगी, या तो लिक्विड होगी, या तो गैस होगी। ठीक है, तो जब वो ठोस होगी तो हम उसका अध्ययन किस में करेंगे, ठोस यांत्रिकी के अंतर्गत करेंगे, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में करेंगे। लेकिन अगर वो तरल है, जैसे द्रव है, लिक्विड जैसे वाटर हो गया आपका, पेट्रोलियम ऑयल्स हो गए, ठीक है, जो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं जो लिक्विड हैं। गैस में एयर हो गई। ठीक है, इन सब का अध्ययन जब किया जाएगा तो वो किस में आएगा, तरल यांत्रिकी के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो सॉलिड भी दो तरह के होते हैं। एक होते हैं डिफॉर्मेबल बॉडी, डिफॉर्मेबल बॉडी, ठीक है, और एक होती है रिजिड बॉडी। ये सॉलिड में बात कर रहे हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं दृढ़ पिंड, और ये विरूपण पिंड। मतलब कि जो ठोस वस्तुएं होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक रिजिड होती हैं और एक डिफॉर्मेबल होती हैं। ठीक है, रिजिड क्या होती हैं, मतलब कि ऐसी वस्तुएं जिस पर अगर आप फोर्स लगा रहे हैं और उनके आकार में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है, उसके आकार में कोई परिवर्तन ना हो तो वो आपकी रिजिड बॉडी हो जाती है, दृढ़ पिंड हो जाता है। और अगर फोर्स लगाने पर उसके आकार में परिवर्तन हो जा रहा है तो वो विरूपण पिंड कहलाता है, डिफॉर्मेबल बॉडी कहलाती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं तो देखिए जब हम रिजिड दृढ़ पिंड का अध्ययन करते हैं तो वो हम करते हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में। ये आपका एक सब्जेक्ट है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, जिसमें हम लोग दृढ़ पिंड का अध्ययन करते हैं। ठीक है, दृढ़ पिंड जिसे हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स को हम लोग हिंदी में कहते हैं अभियंत्रण यांत्रिकी। इसमें रिजिड बॉडीज का स्टडी की जाती है, मतलब जो दृढ़ पिंड है जिनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है फोर्स लगाने पर। और डिफॉर्मेबल बॉडी जिनके आकार में परिवर्तन हो जाता है, इसका अध्ययन किया जाता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जिसे बोलते हैं पदार्थों की सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब क्या होता है, उसकी क्षमता। ठीक है, उसके आकार में हम कोई परिवर्तन ना कर सके, उसकी इतनी क्षमता होनी चाहिए। ठीक है, तो वही चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि भाई हम जो अगर इसके आकार में परिवर्तन हो जा रहा है, इसका मतलब वो उतना सामर्थ्यवान नहीं है। तो उसकी स्टडी करके हम उसकी स्ट्रेंथ की स्टडी करते हैं कि उसको हम सामर्थ्यवान बना सकें। ठीक है, तो यहाँ पे डिफॉर्मेबल बॉडी का अध्ययन जो किया जाता है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर किया जाता है, और जो रिजिड बॉडी होती है उसका हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में करते हैं। ठीक है, अब डिफॉर्मेबल बॉडी भी दो तरह की होती है। एक होती है इलास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं प्रत्यास्थ पिंड, और दूसरा होता है प्लास्टिक बॉडी जिसे हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक पिंड। पिंड और वस्तु एक ही चीज़ है, कंफ्यूज मत होइएगा। पिंड और वस्तु एक ही नाम है,
दो अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं। तो इलास्टिक बॉडी जिसे प्रत्यास्थ पिंड कहते हैं, प्लास्टिक बॉडी जिसे प्लास्टिक पिंड कहते हैं, किसके भाग हैं? डिफॉर्मेबल बॉडी के। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है? इलास्टिक बॉडी क्या होगी? ऐसी वस्तुएं जिस पर फोर्स लगाने पर, मान लीजिए कि ये एक वस्तु है, इस पर हमने फोर्स लगाया, दोनों तरफ से फोर्स लगा के इसको खींचा, तो इसका आकार मान लीजिए ये परिवर्तित हो गया, इसकी लंबाई क्या हो गई? बढ़ गई। जो डैश डैश लाइन से दिखाया गया है, मान लीजिए इसकी लंबाई बढ़ गई, पहले L थी, अब क्या हो गई? L प्लस डेल्टा L हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसकी लंबाई बढ़ गई। अब इसी कंडीशन में अगर इन फोर्स को हटा लिया जाए, ये फोर्स हटा लिए जाएं और वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाए। प्रारंभिक अवस्था में मतलब जैसे पहले थी, जो उसकी लंबाई पहले थी वही फिर हो जाए। ठीक है, तो ऐसे पिंड क्या कहलाएंगे? प्रत्यास्थ पिंड कहलाएंगे। मतलब कि फोर्स लगाने पर उनके आकार में परिवर्तन होता है, परंतु जब हम फोर्स को हटा लेते हैं तो वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाते हैं। तो ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? प्रत्यास्थ पिंड कहलाते हैं, इलास्टिक बॉडी कहलाते हैं। ठीक है, अब प्लास्टिक बॉडी की बात करते हैं तो इसका जस्ट अपोजिट है। अगर हम फोर्स लगा के किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है, और फोर्स को हटाने पर वस्तु अपने प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आती है, मतलब कि उसके आकार में जो परिवर्तन हुआ है वो परमानेंट नेचर का है। फोर्स हटाने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्लास्टिक पिंड कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देख लिया अनुप्रयुक्त यांत्रिकी में क्या है? ठोस का अध्ययन अलग करते हैं, द्रव और गैस का अध्ययन अलग करते हैं। जो सब्जेक्ट का नाम है वो ठोस यांत्रिकी है, उधर तरल यांत्रिकी है। ठोस यांत्रिकी को दो भागों में बांटा गया, रिजिड बॉडी दृढ़ पिंड और डिफॉर्मेबल बॉडी विरूपण पिंड। ठीक है, रिजिड बॉडी का अध्ययन इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, विरूपण पिंड का अध्ययन स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पदार्थों की सामर्थ्य में। ठीक है, इसको दो भागों में बांटा गया, इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। इलास्टिक बॉडी ऐसी होती है जिस पर फोर्स लगाने पर डिफॉर्मेशन होता है और फिर फोर्स हटा लेने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस आ जाती हैं, और इसमें ऐसा नहीं होता है, मतलब कि फोर्स लगाने पर वो, फोर्स हटाने पर वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस नहीं आती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, दृढ़ पिंड के बारे में। दृढ़ पिंड जो हमने बताया अभी कि दृढ़ पिंड जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऐसी वस्तुएं होती हैं जो जिन पर फोर्स लगाने पर उनके आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है? क्या ऐसी कोई वस्तु पाई जाती है? तो इसका आंसर है नहीं। ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिस पर जो रिजिड बॉडी हो, मतलब कि हम उस पर फोर्स लगा के उसके आकार में परिवर्तन ना कर पाएँ, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। फिर क्यों रिजिड पिंड कहते हैं? रिजिड वस्तु का नाम क्यों आता है, ये हम लोग देख लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक ये वस्तु है, ठीक है, तो इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी पे या इस ब्रह्मांड में कहिए, कोई भी वस्तु है उसकी कुछ ना कुछ क्षमता है, ठीक है, कि वो उतने फोर्स को सहन कर सकती है, उससे ज़्यादा फोर्स को सहन नहीं कर पाएगी। हर वस्तु की कुछ ना कुछ क्षमता है। अगर ये मार्कर है तो ये, इस पर अगर हम यहाँ पे अभी हाथ से इसको बेंड करने का प्रयास कर रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर अभी किसी मशीन से इसको बेंड करने का प्रयास करें तो आसानी से इसको बेंड कर लेंगे। क्यों? क्योंकि फिर हम इसकी क्षमता से अधिक फोर्स इस पर लगाएंगे, इसकी क्षमता से अधिक बल लगाने लगेंगे तो ये फिर बेंड हो जाएगी। ठीक है, तो इसी तरह से हर वस्तु की कुछ ना कुछ क्षमता होती है। तो मान लेते हैं अपने तरीके से कि ये वस्तु है और इसकी क्षमता है 100 न्यूटन, मतलब कि ये 100 न्यूटन फोर्स को सहन कर सकता है। इस पर अगर हम फोर्स लगाएं, दोनों तरफ से इसको खींचें, इसकी मान लीजिए क्षमता जो है वो 100 न्यूटन सहन करने की है। ठीक है, अब इस पर हम दोनों तरफ से फोर्स लगा के खींच रहे हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमने 80 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या इसके आकार में कोई परिवर्तन होगा? नहीं होगा, क्योंकि इसकी क्षमता से कम फोर्स लगा रहे हैं हम। 90 लगाएंगे तब भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि उसकी क्षमता से कम लगा रहे हैं। लेकिन अगर हमने फोर्स लगा दिया 101 न्यूटन का, इसका मतलब क्या है? इसकी क्षमता 100 न्यूटन सहन करने की थी, 100 न्यूटन तक ये सहन कर सकता था, लेकिन हमने लगा कितना दिया? 101 न्यूटन का, मतलब इसकी क्षमता से अधिक फोर्स लगा दिया।
तो अब इसके आकार में क्या होने लगेगा, परिवर्तन होने लगेगा। ठीक है, तो बस यहाँ से आपको इतना समझाना है कि जब हम फोर्स उसकी क्षमता से कम लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन नहीं होता है, उस स्थिति में इसको दृढ़ पिंड कहा जाता है। ठीक है, और अगर हम फोर्स उसकी क्षमता से अधिक लगा देते हैं, इसकी क्षमता से अधिक फोर्स लगा देंगे तो इसके आकार में परिवर्तन होने लगेगा, और जब परिवर्तन होने लगेगा तो फिर वो कैसा हो जाएगा, विरूपण पिंड हो जाएगा, डिफॉर्मेबल बॉडी हो जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बुक्स में आपको यही मिलेगा कि दृढ़ पिंड नहीं होता है, दृढ़ पिंड जैसी चीज़ कोई नहीं होती है। लेकिन हाँ, वो सही भी है कि दृढ़ पिंड नहीं होता है, क्योंकि हम प्रत्येक वस्तु को उसकी क्षमता से अधिक बल लगा के उसके आकार में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन बस कंडीशन यहाँ ये आ जाती है कि अगर हम उसकी क्षमता से कम बल लगा रहे हैं तो वो दृढ़ पिंड की भांति व्यवहार करेगा, और अगर उसकी क्षमता से अधिक बल लगा रहे हैं तो वो डिफॉर्मेबल विरूपण पिंड की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि यांत्रिकी से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।